Hello everyone. तो सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को अब हमने डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी उस रीजन में या नहीं होगी। तो सिंस वी नो दैट electric field is equals to the change in potential over the radial distance। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है हमारे पास तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने वाला है। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो डेल्टा वी की जगह जीरो पुट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवरऑल आंसर जीरो आने वाला है जी। तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जिस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा। Question number 2. If a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सेम डायरेक्शन में। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जस्ट उनका मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा होगा आपस में, उनकी डायरेक्शन डिफर नहीं कर रही। तो जैसे ही हम कोई पॉइंट चार्ज रिलीज करेंगे तो वो जो पॉइंट चार्ज होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन ही शो करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन ही फॉलो करेगा। हाँ, लेकिन उस केस में रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा कि अगर जो फील्ड लाइंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही हो। अगर एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक पॉइंट चार्ज, या हमने जिस तरह के पढ़ा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ही पॉइंट के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट कर रही हो तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक कंबाइंड इफेक्ट में एक ही डायरेक्शन में इफेक्टिव होती हैं, एक ही डायरेक्शन में अपना इम्पैक्ट शो कर रही होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम यही कहेंगे कि इट विल फॉलो ए रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन हम इसकी जस्टिफिकेशन में एक रीज़न यहाँ पर ज़रूर ऐड करेंगे लास्ट में कि बट इफ द फील्ड इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस देन द पॉइंट चार्ज विल नॉट मेक ए रेक्टिलिनियर मोशन बट ए कर्व्ड पाथ। ठीक है जी। तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस से मिलकर बनी हुई है तो तब उस टाइम के ऊपर जो चार्ज का पाथ होगा, जो पॉइंट चार्ज होगा, वो कर्व्ड पाथ होगा, रेक्टिलिनियर पाथ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो potential difference basically the work done per unit charge in bringing it from the lower potential to higher potential against the electric field। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये बेसिकली एनर्जी कंटेन्ड बाय द चार्ज ड्यू टू सम रेफरेंस पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जिस तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना जी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू हाइट। हाइट में वो क्या होता है कि वो एक रेफरेंस पॉइंट से हम जितना अपवर्ड जा रहे हैं उतना उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती रहेगी। तो सेम लाइक यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जब जाओगे तो जिस पॉइंट पे आप चले जाओगे पहुंच जाओगे उस पॉइंट के ऊपर पहले वाले पॉइंट के हिसाब से कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको ये शो करूँ, जैसे कि मेरे पास जी ये दो प्लेट्स हैं। अब एक चार्ज है उसको मैंने पॉइंट ए से बी के ऊपर लेके जाना है, मैंने वर्क डन करना है। अब इसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अब यहाँ पहुंचने के बाद बी पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद इसके पास इस ए पॉइंट के रेफरेंस से कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में जो मेन डिफरेंस है वो ये। और वन मोर थिंग इज कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये चार्ज से रिलेटेड होती है, मींस कि जो चार्ज है उसके साथ एसोसिएटेड ही होगी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है मींस के पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है कि वो प्रॉपर्टी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इस वजह से इन दोनों में ये जो जो कॉमन से डिफरेंसेस हैं वो हमने देख लिए हैं जी। ठीक है। Question number 4. How are the units of volts and electron volts are related? How do they differ? तो वोल्ट्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वोल्ट बेसिकली जो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी, वो ये कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम वर्क करते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी है जिसमें हम ये कह रहे होते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को वन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर कर लें, तो उसको जब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाएंगे तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है उसके जो यूनिट्स हैं वो 1 जूल पर कूलम है। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अभी हमने देखा है इसके यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल्स में लिए जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर अगर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास, हम इसको जूल्स में कन्वर्ट करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ जूल बन जाएगा। और डिफरेंस अगेन यही है कि एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वेयर इज वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। Question number 5. How can electric potential be high when electric potential energy is relatively low? तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं जी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो प्लेट है ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। अगेन हमने अगर एक चार्ज को पॉइंट ए से बी के ऊपर लेके जाना है, तो आप खुद सोचें कि अब यहाँ पर इसके पास एनर्जी कम है। ये मैं आपको जरा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेट करके बताता हूँ। ये मेरे पास एक प्लेन है जिसके ऊपर मैंने हाइट 0 ली हुई है। इसको मैं जितना हाइट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को, लेट से ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जितना हाइट के ऊपर लेके जाऊंगा, मेरे पास इसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो उतना ज्यादा होगी। अब ये एक ए पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है, ये जितना हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा उतनी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक कि पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, देखिए यहाँ जी, जितना लोअर पोटेंशियल के करीब होगा इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। सेम लाइक ये वाली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसके साथ रिलेट करके इस चीज को आप समझे। तो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, हम अगर लिखें इसको ईपीई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये काफी कम है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, वो देखें तो वो सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफी कम है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट से बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों आपस में कह लें कि इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम होती है। ठीक है जी। तो इनकी डेफिनेशंस हैं वो भी हम यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके आंसर में, और फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Question number 6. Can a potential of a non-uniformly charged sphere be the same as that of point charge? Explain. तो हमारे पास जो एक चार्ज स्फीयर है जी, और उसका जो ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है। लेट्स से कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इस तरह सेंटर से, और एक साइड के ऊपर मैं नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर कर लेता हूँ
लेट्स से कि ये मेरे पास 6 चार्जेस हैं और इस साइड के ऊपर मेरे पास जो चार्जेस हैं वो जस्ट 3 है। तो अब इस साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दोनों ज्यादा होंगे, करीब करीब वाली जो जगह है, और इस साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कम होने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इनकी वैल्यू कंपैरेटिवली लो होगी। ये हम एज ए केस नंबर 1 इसको डिस्कस कर सकते हैं कि केस नंबर 1 में क्या होगा कि जिस साइड पे नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे उस साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और इसका सेकंड केस हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम काफ़ी दूर मूव करके चले जाएं इससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उस टाइम के ऊपर क्योंकि हमने ऑन द होल इसको ऑब्जर्व करना है, हम यहाँ इसके सेंटर से कोई बहुत दूर पॉइंट ए के ऊपर चलेंगे, तो उस टाइम के ऊपर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये एज ए पॉइंट सोर्स बिहेव करेगी। और मींस के अगर हम पोटेंशियल वाला रिलेशन फॉलो करें तो के क्यू बाई आर है, तो आर जितना डिस्टेंस हम दूर गए हैं वो हो जाएगा और जो क्यू है वो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास उस स्फीयर के ऊपर। तो उस टाइम के ऊपर हम कह सकते हैं कि वो जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है वो एज ए पॉइंट चार्ज, जो हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन होता है वो हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो वो एज ए पॉइंट चार्ज उस टाइम के ऊपर बिहेव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, will the energy stored in three capacitor be greater when they are connected in series or in parallel? तो सबसे पहले पैरेलल को डिस्कस कर लेते हैं जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो सिंपल जो हम सम करते हैं उस तरह से होती है। अगर 3 कैपेसिटर हैं तो उनके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो 3C के बराबर होगी, मींस C प्लस C प्लस C। तो सिंपल एडिशन है इनकी। और एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है वो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में P लिखा हुआ है वो पैरेलल के लिए, तो सी पी की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर 3C, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वील गेट 3/2 CV स्क्वायर। अब सीरीज के लिए हमने इसको रिलेशन को फिर से एनर्जी वाले को यूज करना है और उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला जो हमारे पास रिलेशन होगा वो हम पुट करेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होती है पैरेलल में वो 1/, की फॉर्म में होती है, तो सबको ऐड करें 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और फिर उनको रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास 3/C/3 इसका आंसर बनेगा। और इसको अगर हम उस एनर्जी वाले रिलेशन में अगेन पुट करें तो हमारे पास इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा 1/6 CV स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर U के साथ जो S लिखा हुआ है वो सबस्क्रिप्ट में वो सीरीज के लिए। ठीक है, और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें एक दूसरे के साथ, मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा जो सेम टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड वील गेट u ऑफ p डिवाइडेड बाय u ऑफ s इज इक्वल्स टू 9। और आप u ऑफ s को मल्टीप्लाई करवा दें तो मींस एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल्स टू द 9 टाइम्स ऑफ द एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो जो एनर्जी इन सीरीज है उसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी इन पैरेलल के बराबर आएगी। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी वो ज़्यादा होगी उस कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 8, कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर? इक्विपोटेंशियल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती जी, बिकॉज हर एक लाइन एक स्पेसिफिक पोटेंशियल को कैरी करके, मींस के हमें ये जो लाइंस हमने बना रखी होती हैं इनमें हर एक लाइन जो होगी वो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल को शो कर रही होगी। अगर इन केस ऐसा हो कि हमारे पास दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें तो उसका उस टाइम के ऊपर ये मतलब होगा कि उस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर, क्योंकि दो लाइंस हैं दो अलग अलग पोटेंशियल कैरी करके आ रही हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की दो वैल्यूज होंगी विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि
इको पोटेंशियल लाइन, इको पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि सेम पोटेंशियल, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंट होता ना, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा होता, तो फिर तो बात थी, मगर हमने कह दिया जब इको पोटेंशियल का तो सेम पोटेंशियल होगा, तो सेम पोटेंशियल वाली लाइंस आपस में डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर होंगी। एक ही पॉइंट के ऊपर स्पेस के अंदर दो सेम पोटेंशियल की लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। Question number 9. Water has large dielectric constant but it is rarely used in capacitors. Why? तो नो डाउट वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 80 होती है, मगर ये वैल्यू जो होती है ये टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, चेंज हो रही होती है। और सेकंड रीज़न इज़ कि हम जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, तो ड्यू टू दिस पोलर नेचर अगर हम उन्हें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई करें तो उसके अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि पोलर नेचर है तो पोल्स हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में जब ब्रेक होंगे तो वहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंडक्शन है उसकी वजह से वो जो डाइलेक्ट्रिक एक सेटअप बना हुआ था, एक मीडियम बना हुआ था, वो टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, और वो जो एक जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट्स वाई कि हम वाटर को कैपेसिटर्स के अंदर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर? तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन फॉलो करते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर होती है जी। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली रिलेटेड होती है एरिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इन्वर्सली रिलेटेड होती है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स के। तो अगर हम एरिया और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को इंक्रीज करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, और अगर हम डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को डिक्रीज करें तो तब भी हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो इंक्रीज करेगी। ठीक है जी। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है, और इन्हीं को हमने जो डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं उनको इंक्रीज करना है और जो इन्वर्स वाले हैं उनको हमने डिक्रीज करना है, तो कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी।